हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैक ट्रैकिंग के बारे में। अब हमने ऑलरेडी रिकर्जन के बारे में 3 वीडियोस के अंदर पढ़ रखा है। उनमें से जो तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हमने एडवांस्ड रिकर्जन की बात की है, वहां पर हमने बैक ट्रैकिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। हम यहाँ पर भी सेपरेटली बैक ट्रैकिंग के इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अब बैक ट्रैकिंग जावा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इवन C++ या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इन जनरल, क्योंकि बैक ट्रैकिंग को यूज करके हम काफी सारे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं। जैसे अगर ट्रीज की बात करें, ग्राफ्स की बात करें, वहां पर जो मेजर ऑपरेशंस हम कर रहे होंगे उन सब के अंदर हम बैक ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर रहे होंगे। प्लेसमेंट के टाइम पर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स पर ट्रवर्स करते हैं, चलते हैं, तो हम काफी ज्यादा बैक ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब रिकर्जन के साथ साथ हम बैक ट्रैकिंग का अच्छा सा बेस बनाते हैं। कुछ क्लासिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, जिनको करने के बाद हमारा बेस काफी स्ट्रांग हो जाता है और खुद से नए क्वेश्चंस हम कर पाते हैं। अब इस क्लास में सबसे पहले बात करेंगे बैक ट्रैकिंग की डेफिनेशन की, समझेंगे बैक ट्रैकिंग क्या होता है और फिर करेंगे क्वेश्चंस को। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के आपको लिंक मिल रहे होंगे जिनको आप जाकर देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। वहां पर आपको कोड्स मिल जाते हैं, क्वेश्चन मिल जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाती है। तो आई होप कि वो नोट्स हेल्पफुल रह रहे हैं। अगर इसके साथ साथ आपको किसी और चीज की जरूरत है पढ़ने के लिए तो नीचे कॉमेंट करके आप मुझे जरूर बता सकते हैं। तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं बैक ट्रैकिंग के साथ। अब कुछ समय पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, उसके नीचे काफी इंटरेस्टिंग सा मुझे एक कमेंट मिला और वो कमेंट ये था कि एक डिटर्जेंट ब्रांड होता है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आई होप कि सबने इस ब्रांड के बारे में सुना होगा। तो उनका एक टैगलाइन है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो बैक ट्रैकिंग को सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो उसका यही मतलब है। बैक ट्रैकिंग की ऑफिशियल जो हमारा मतलब होता है, ऑफिशियल डेफिनेशन होती है, उसको हम कुछ इस तरीके से फ्रेज कर सकते हैं कि फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो आप उसके सारे के सारे सॉल्यूशन निकाल लीजिए एंड यूज द वन यू वांट, और फिर जिस सॉल्यूशन की आपको जरूरत है, जो आपको सही लगता है, उसको आप यूज कर लीजिए। तो पहले आप इस्तेमाल करिए, मतलब सारे के सारे सॉल्यूशंस को देख लीजिए, उसके बाद विश्वास करिए, जो सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहा है उसको आप यूज करिए। तो ये हमें दिमाग में बिठा लेना कि बैक ट्रैकिंग का ये मतलब है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोडिंग के अंदर हम कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं और उसके अंदर हमें सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो फिर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे होंगे अगर रिकर्जन यूज कर रहे हैं तो बैक ट्रैकिंग की फॉर्म में। अब एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाते हैं। हमें दिए हुए 3 बच्चे, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। हमारा काम है कि हम इन तीनों बच्चों को एक सिंगल लाइन में अरेंज करना है कि पहले कौन सा खड़ा होगा, बाद में कौन सा खड़ा होगा, थर्ड नंबर पे कौन सा खड़ा होगा, ये हमें खुद से डिसाइड करना है। अब ये डिसाइड करने के हमारे काफी सारे वेज हो सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है जिसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसको कहा जाता है परम्यूटेशन प्रॉब्लम। परम्यूटेशन हमने अगर 11th-12th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा मैथ्स में तो उसके अंदर देखा होगा। परम्यूटेशन क्या होता था, डिफरेंट अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं तो उनको अलग अलग तरीके से अरेंज करने के, मतलब उनको ऑर्डर में अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं। तो जिन्होंने अगर 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा परम्यूटेशन विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, कहीं और से छोटा सा पढ़ सकते हैं और हमें एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा। वैसे इतना खास कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस क्लास में भी हम लॉजिकली डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं कि 3 बच्चों को लाइन में कैसे अरेंज करें। मान लेते हैं कि हमें तीनों को अरेंज जहां पर करना है वहां पर 3 जगह खाली है, क्योंकि 3 बच्चों को खड़े करने के लिए 3 हमारे पास पहले जगह होनी चाहिए। ये है हमारी पहली जगह, ये है हमारी दूसरी जगह और ये है हमारी तीसरी जगह। अब हमारा काम है कि ये डिसाइड करना कि पहले पे कौन कौन आ सकता है, दूसरे पे कौन कौन आ सकता है, तीसरे पे कौन कौन आ सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं पहली पोजीशन की। पहली पोजीशन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ए को खड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ए को यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब हमारा काम क्या रह गया, अब हमें पोजीशन 2 पर किसी को खड़ा करना है। तो पोजीशन 2 पर या तो अब हम बी को खड़ा कर सकते हैं या सी को खड़ा कर सकते हैं। तो यहां से क्या हुआ, एक केस में तो हमने बी को खड़ा कर दिया पोजीशन 2 पर और एक केस में हमने सी को खड़ा कर दिया पोजीशन 2 पर। अब जिस केस में ए फर्स्ट पर है, बी सेकंड पर है, तो सी कहां पर जाएगा, सी जाएगा हमारी थर्ड पोजीशन पर। तो ये क्या अरेंजमेंट हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया हमारा ए बी सी। दूसरे केस में क्या होगा, पहली जगह पे ए खड़ा हो गया था, दूसरी जगह पे सी खड़ा हो गया था, तीसरी जगह पे कौन आएगा, हमारा बी। तो बी आ गया थर्ड पोजीशन पर और इसको हम कहेंगे ए सी बी।
क्योंकि फर्स्ट पर ए है, सेकंड पर सी है, थर्ड पर बी है। उसी तरीके से अगर ए को फर्स्ट पे नहीं खड़ा किया होता, बी को खड़ा किया होता। उसी तरीके से अगर ए को फर्स्ट पर खड़ा नहीं किया होता, बी को खड़ा किया होता, तो क्या होता, बी यहां पर आ जाता। अब सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास दो चॉइसेस रह गई। पहली चॉइस है कि ए को खड़ा कर दे सेकंड पोजीशन पर बी के बाद, या फिर सी को खड़ा कर दे। ए को खड़ा किया तो उसके बाद खड़ा करना पड़ेगा हमें सी को थर्ड पोजीशन पर, और सी को रख दिया अगर सेकंड पोजीशन पर तो ए हमारा जा रहा होगा हमारी थर्ड पोजीशन पर। तो यहां से हमारे पास आया बी ए सी, यहां से हमारे पास आया बी सी ए। अब इसी तरीके से एक और अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें सी फर्स्ट पोजीशन पर खड़ा है। अगर सी फर्स्ट पोजीशन पर खड़ा हो गया तो ए आ सकता है सेकंड पोजीशन पर, या फिर आ सकता है बी। ए सेकंड पर आया तो बी आएगा थर्ड पर, बी सेकंड पर आया तो ए आएगा थर्ड पर। ये हो गया सी ए बी, ये हो गया सी बी ए। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास 6 अरेंजमेंट बनते हैं। इन 6 अरेंजमेंट्स में हमने तीनों स्टूडेंट्स, तीनों बच्चे ए बी सी को 3 पोजीशंस पर खड़ा कर दिया है। और अगर हम ध्यान दें तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो आए, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो आए, इसका काउंट हमेशा होने वाला है n फैक्टोरियल। यहां पर भी काउंट क्या है, यहां पर काउंट है 6। अगर ध्यान दें 6 क्या होता है, तो 6 हमारा होता है 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्योंकि 3 बच्चे थे, अगर 4 बच्चे होते जो 4 का फैक्टोरियल होता यानी 24। 5 बच्चे होते तो हमारे पास काफी सारे वेज होते। कितने वेज होते, 120 वेज होते हमारे पास इन बच्चों को खड़ा करने के। लेकिन इतने वेज को यहाँ पर डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने 3 बच्चों का ले लिया एग्जाम्पल, जिसमें हमने देख लिया कि 6 पॉसिबल वेज हैं 3 बच्चों को एक ही लाइन में अरेंज करने के। अब ये जो सवाल हुआ इसके अंदर छोटी सी चीज आपने नोटिस की कि हमें सारे पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने पड़े, यानी हमें सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकालने पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम रिकर्जन की फॉर्म में करेंगे तो उसमें हम यूज कर रहे होंगे बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट को। अब इसी प्रॉब्लम को हम एक रिकर्जन ट्री की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं। रिकर्जन ट्री क्या होता है, जब भी रिकर्जन के बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हमारी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, खिंच जाती है, तो उन रिकर्जन्स को हम ट्री की फॉर्म में एनालाइज करते हैं। उस ट्री के अंदर सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं वो सारी के सारे हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। एक बार देख लेते हैं, देख के हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारी प्रॉब्लम थी कि 3 बच्चों को हमें अरेंज करना है 3 पोजीशंस पर। तो शुरुआत में क्या देखा हमने, शुरुआत में देखा कि 3 पोजीशंस हमारी खाली हैं। हमने डिसीजन लिया कि पहली पोजीशन को सबसे पहले हम ए से फिल कर देते हैं। इस डिसीजन को हमने लिया, तो इस डिसीजन को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि ए को हमने रख दिया फर्स्ट पोजीशन पर। अब यहां पर क्या हुआ, ए को तो फर्स्ट पर रख दिया। अब बारी आई बी के लिए डिसीजन लेने की, तो यहां पर क्या किया हमने, फर्स्ट प्लेस के लिए ए को चूज कर लिया, या फिर इसे हटाकर यहां लिख देते हैं ए। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए ए को चूज किया, ए को वहां रख दिया, 2 पोजीशन खाली हैं। अब दोबारा एक डिसीजन लेना है सेकंड पोजीशन के लिए, सेकंड पोजीशन पे हमने बी को रख दिया। तो आंसर हमारा बन गया ए बी और एक जगह खाली। अब तीसरा डिसीजन हमें लेना होगा कि थर्ड प्लेस पे किसको रखें। थर्ड प्लेस के लिए और कोई चॉइस खाली नहीं है, तो थर्ड प्लेस पे किसको रखना पड़ेगा, थर्ड प्लेस पे हमें रखना पड़ेगा सी को। उसी तरीके से तो अब यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर ऑब्जर्व किया कि हम एक फाइनल आंसर तक पहुंच गए हैं। क्यों, क्योंकि हमारी तीनों जगह भर गई है, अब कहीं और हम जा नहीं सकते, तो फाइनल आंसर तक पहुंच गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे आंसर्स तक पहुंचना है। दूसरे आंसर्स तक पहुंचने के लिए एक ट्री में अगर आप ब्रांच से नीचे 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 जाते जाते हैं तो आपको वापस जाने के लिए उसी ब्रांच के थ्रू जाना पड़ता है। यानी अब इस स्टेप से हम जाएंगे इस स्टेप की तरफ। यहां पर और कोई चॉइस हमारे पास थी नहीं, तो रिटर्न कर गए। अब ये जो रिटर्न वाली जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कहते हैं बैक ट्रैक। हम फाइनल आंसर तक पहुंचे और अब वापस जा रहे हैं, तो इस वापस जाने वाले प्रोसेस को हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। अब वापस जाकर क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन के लिए तो सी के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, तो एक और स्टेप ऊपर चले जाते हैं। एक और स्टेप ऊपर गए तो सेकंड पोजीशन के लिए अब हमें कुछ और रखना है बी के अलावा। सेकंड पोजीशन के लिए इस बार हम रख देते हैं सी को। तो हमारे पास चॉइस क्या हुई, ए सी एंड डैश। और ए सी डैश जैसे ही आया वैसे ही हम क्या करेंगे, अपनी थर्ड पोजीशन को फिल करेंगे। तो थर्ड पोजीशन को कैसे फिल करेंगे, उसके लिए एक ही चॉइस है ए सी और बी। तो इस तरीके से हमें अपना दूसरा सेकंड फाइनल आंसर मिल गया। ये था हमारा फर्स्ट फाइनल आंसर, ये था सेकंड फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया, बैक ट्रैक किया और वापस से आंसर ढूंढा, यानी ऊपर गए ब्रांच में और फिर नई ब्रांच हमने शुरू कर दी।
उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें और नए आंसर्स ढूंढने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे यहाँ की तरफ। यहाँ पर आए तो थर्ड प्लेस के लिए बी के अलावा और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, तो एक और स्टेप पीछे जाएंगे। एक और स्टेप पीछे गए तो वहां भी सारे कॉम्बिनेशन हमने देख लिए हैं, मतलब सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस पर बी और सी में से दोनों को रख के देख लिया। तो अब यहाँ से बैक ट्रैक करते हुए हम वापस ऊपर जाएंगे। वापस ऊपर गए तो अब हमारा काम क्या है, सेकंड थर्ड पे तो एक्सपेरिमेंट कर लिया है ए के साथ, अब फर्स्ट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। फर्स्ट पे किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे, फर्स्ट पर जाकर हम सबसे पहले अब की बार रखने वाले हैं बी को। बी को जैसे ही फर्स्ट पर रख दिया, फर्स्ट प्लेस भर गई, सेकंड और थर्ड रह गई। अब सेकंड पर रख देंगे हम अपने ए को। सेकंड पर ए को रखा तो बन गया बी ए डैश, अब कोई और चॉइस नहीं है तो बन गया बी ए सी। अब सिंपली यहां से हम करते जाएंगे बैक ट्रैक, दोबारा से बैक ट्रैक, और यहां आए तो अब हमने रख दिया सी को, तो बी सी डैश, और अब कोई और चॉइस नहीं है तो बना बी सी ए। तो इस तरीके से हमारे पास दो और आंसर्स आ गए। अब वापस बैक ट्रैक करते हुए, यानी यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे। तो इस तरीके का मूवमेंट हमारा रहेगा ट्री पर या हमारे रिकर्जन के अंदर। तो रिकर्जन के अंदर अब क्या होगा, अब हम फर्स्ट प्लेस को फिल करेंगे सी से। तो सी से जैसे ही फर्स्ट प्लेस को फिल किया, हमारे पास आ गया सी डैश डैश। अब सेकंड पोजीशन को ए से फिल किया तो सी ए डैश, सी ए डैश यानी सी ए बी, और अगर बी से फिल किया तो सी बी डैश यानी सी बी ए। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गए हमारे फिफ्थ और सिक्स्थ अरेंजमेंट। तो ये 6 अरेंजमेंट्स जो हैं ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। और इस रिकर्जन स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें, इस विजुअलाइजेशन को ध्यान से देखें, तो यहाँ क्या हुआ, ये हमारा एक पॉइंट है, यहां से हम नीचे की तरफ गए, नीचे की तरफ गए, नीचे की तरफ गए, फिर वापस होते आए, फिर यहाँ कहीं पहुंचे, फिर दोबारा नीचे की तरफ, फिर वापस आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे की तरफ, यहाँ। तो कुछ इस तरीके का जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसको अगर हम थोड़ा सा उल्टा कर दें तो इसको पेड़ की फॉर्म में विजुअलाइज हम कर सकते हैं, जहां पर ये है हमारी रूट। तो रूट ऑफ द ट्री क्या होती है, हमारे ट्री का बेस होती है, और ये सारी जो लाइंस निकल रही हैं ये हैं हमारे ट्री की ब्रांच। तो इस तरीके से हम रिकर्जन को एक ट्री की फॉर्म में भी विजुअलाइज कर सकते हैं, और आगे जाके और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे जब हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होंगे। और ये इस ट्री पर ट्रैवल करते करते वापस जाने का जो प्रोसेस था, इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं बैक ट्रैकिंग। यानी हम एक आंसर तक आए, मान लीजिए हमारे पास अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया होता कि आपको सिर्फ वही अरेंजमेंट प्रिंट करवाना है जिसमें ए बी सी हाइट वाइज लगे हुए हैं, और ए बी सी की हाइट किस तरीके से है कि सी सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है और ए सबसे बड़ा है, तो जब तक हमें सी बी ए नहीं मिलता, यानी ऐसा अरेंजमेंट नहीं मिलता, तब तक हम चलते रहते। तो कैसे चलते रहते, यहां से आते फर्स्ट आंसर तक, क्या ये हाइट वाइज है, नहीं है, उसके बाद वापस जाते इस आंसर तक आते, क्या हाइट वाइज है, नहीं है, उसके बाद वापस जाते इस आंसर तक आते, हाइट वाइज है, नहीं है, वापस जाते इस आंसर तक आते, फिर दोबारा से वापस जाते जाते हम यहाँ पहुंचते, और वापस जाकर फाइनली जब इस आंसर तक आते तब जाकर हम प्रिंट करवाते अपना सी बी ए एज फाइनल सॉल्यूशन। तो उस केस में हम इन सबको प्रिंट नहीं करवाते, हम प्रिंट करवाते सिर्फ सी बी ए को। तो वो हमारा ऐसा केस होता है जिसके अंदर हम बाकी के जो हम आंसर्स हमारे काम के नहीं उनको रिजेक्ट कर रहे हैं और अपने सही आंसर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको प्रिंट करवा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी बैक ट्रैकिंग हमारे लिए काम करती है। अब बात करेंगे बैक ट्रैकिंग के कोड की। अब कोड को करने के लिए सबसे पहले हमने अपनी क्लास बना ली है बैक ट्रैकिंग नाम से। इस क्लास के अंदर हमारा मेन फंक्शन हमने रखा हुआ है। अब सबसे पहले एक मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रिंग str इसको लिख देते हैं और इसमें लिखेंगे ABC। तो स्ट्रिंग के अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं A, B और C, और हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग के सारे पॉसिबल परम्यूटेशंस या सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स प्रिंट करवाने हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि n फैक्टोरियल यानी 6 अरेंजमेंट्स प्रिंट होंगे। अब प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन को नाम देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट परम्यूटेशन। तो प्रिंट परम्यूटेशन के अंदर सबसे पहले हम पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं क्या क्या आ रहे होंगे। सबसे पहले तो हमें अपनी स्ट्रिंग चाहिए होगी क्योंकि उस पर हम काम कर रहे होंगे। उसके अलावा हमें एक परम्यूटेशन नाम की नई स्ट्रिंग बनानी है। उस नई स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे, सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स को एक एक करके स्टोर करवाते रहेंगे। तो स्ट्रिंग परम्यूटेशन एंड एक और चीज हमें चाहिए होगी, वो होगा इंडेक्स या फिर हमारी पोजीशन।
अब हमने प्रॉब्लम को कैसे विजुलाइज किया था कि हमारे पास 3 खाली पोजीशन है और उस पर एक एक करके बच्चे को बिठाना है या स्ट्रिंग के कैरेक्टर को बिठाना है। अब उस पोजीशन पर कि सबसे पहले हमें कौन सी पोजीशन भरनी है, सबसे पहले 0th भरें या सेकंड भरें या फर्स्ट भरें, वो डिसाइड करने के लिए हम एक और नया पैरामीटर ले लेते हैं जिसको नाम देंगे इंडेक्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इंडेक्स पोजीशन पर सबको, सारे के सारे कैरेक्टर्स को, सारे के सारे बच्चों को एक एक करके रख लेंगे। जैसे 0th पोजीशन पर सबसे पहले हमने रखा था ए को, उसके बाद देख लिया था क्या क्या आंसर आते हैं, फिर रखा था बी को, फिर देखा था क्या क्या आंसर आते हैं, और फिर रखा था सी को। तो इसी चीज को हम एक लूप की फॉर्म में विजुलाइज करेंगे। फॉर इंट i इक्वल 0, जब तक हम स्ट्रिंग की लेंथ तक नहीं जाते i प्लस प्लस, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग पर ट्रेवर्स कर लेंगे और देख लेंगे कि हम कौन से कैरेक्टर को अपनी करंट पोजीशन पर बिठाएं। तो अपने करंट कैरेक्टर को निकाल लेते हैं। करंट कैरेक्टर हमारा हो जाएगा str.char@i। अब हमें क्या करना है, अगर फर्स्ट पोजीशन पर हमने बी को बिठाया था तो सेकंड पोजीशन पर कौन कौन बैठ सकता था, या तो सी बैठ सकता था या ए बैठ सकता था। बी दोबारा सेकंड पोजीशन पर नहीं बैठ पाता। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब अगली सीट्स के लिए हमें जिन कैंडिडेट्स को भेजना है उनमें से अपने करंट कैरेक्टर को हमें हटाना पड़ेगा। तो अपनी स्ट्रिंग से करंट कैरेक्टर को हटाएंगे, तभी वो सारे के सारे जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं वो बाकी की पोजीशंस पर बैठ पाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने इस कैरेक्टर एट ith पोजीशन को स्ट्रिंग पे से हटा दिया। कैसे, हमने एक सब स्ट्रिंग ले ली जो 0 से i तक जाती है, जिसमें i इंक्लूडेड नहीं है, और फिर नई सब स्ट्रिंग को शुरू कर दिया जो i+1 से शुरू होती है। तो ith कैरेक्टर हट गया। अब हमने एक पोजीशन भर दी, बाकी की पोजीशन को भरने के लिए हमें रिकर्सिवली इसी फंक्शन को दोबारा कॉल लगानी है। दोबारा कॉल कैसे लगाएंगे, प्रिंट परम्यूटेशन के अंदर पास करेंगे अपना न्यू str, यहाँ पर पास करेंगे अपनी परम्यूटेशन, यहाँ पर पास करेंगे अपना इंडेक्स। तो हमने भर दिया, अब अगली पोजीशन को आप भरिए। और यहाँ पर परम्यूटेशन में पहले ही चेंजेस कर देंगे। परम्यूटेशन क्या बन जाएगा, परम्यूटेशन प्लस हमारा करंट कैरेक्टर। लेकिन इसको यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, तो अगली बार जब नए कैरेक्टर को सेम इंडेक्स पर हम बिठाना चाहेंगे तो उसमें पहले ही कोई बैठा होगा। इसीलिए इस स्टेटमेंट को यहाँ पर हमें नहीं लिखना, इस स्टेटमेंट को हटा लेते हैं और इसे लिखते हैं यहाँ पर अपने फंक्शन कॉल के अंदर। तो इस तरीके से हम एक एक करके सेम इंडेक्स पर सारे के सारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको बिठा रहे हैं। हमने बिठा लिया, हमारे कैरेक्टर्स एक एक करके बैठ गए। और फाइनली कैसे पता चलेगा सारी की सारी पोजीशन भर गई है, जब हमारा इंडेक्स हमारे n के इक्वल हो जाएगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स को सारी की सारी पोजीशंस पर फिल कर लिया है, वो हमें तब पता चलेगा जब हमारी स्ट्रिंग जो है वो घटते 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 0 हो जाएगी और सारे के सारे कॉम्बिनेशंस परम नाम की हमारी स्ट्रिंग में चले जाएंगे। अगर हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो किसी भी पॉइंट पर 0 हो गई, यानी एक एक करके उसमें से हमने अपने कैरेक्टर्स निकाल लिए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे अपने परम्यूटेशन को और कर जाएंगे यहाँ से रिटर्न। तो कुछ इस तरीके का हमारा फंक्शन होने वाला है। अब इसको कॉल लगाते हैं, प्रिंट परम्यूटेशंस, स्ट्रिंग पास किया, परम्यूटेशन नाम वाली स्ट्रिंग में सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग पास की और इंडेक्स के लिए हम पास करेंगे 0 को। और यहाँ पर हम इस न्यू स्ट्रिंग को, न्यू str को स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं। इसको कर देते हैं सेव, रन कर देते हैं टेस्ट केसेस। इनपुट के अंदर हमें कुछ पास नहीं करना और हमारे लिए हमारे जो 6 पॉसिबल परम्यूटेशंस है वो प्रिंट होकर आ गए हैं। इसमें सबसे पहला ABC, उसके बाद ACB, BAC, BCA, CAB एंड CBA। तो सारे के सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स जिसको हमने डिस्कस किया था वो सारे हमारे लिए प्रिंट हो गए हैं। अब अगर इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हमारे लिए होने वाला है n into n फैक्टोरियल। अब अगर इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हमारे लिए होने वाला है n into n फैक्टोरियल। n into n फैक्टोरियल कैसे, क्योंकि सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तो n फैक्टोरियल हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हमारे पास हैं दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। लेकिन उन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तक जाने का जो पाथ है वो n है। इसको कैसे समझे, अगर अपने ट्री की तरफ ध्यान से देखें तो हम 6 आंसर्स तक पहुंचे थे। एक आंसर तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लगे थे, पहली ब्रांच की बात करें तो 1 2 3, यानी 3 स्टेप लगे थे एक आंसर तक पहुंचने में। दूसरे आंसर तक पहुंचने में 1 2 3,
3 स्टेप लगे थे दूसरे आंसर तक पहुंचने में, एंड सिमिलरली हर आंसर तक पहुंचने में हमें n स्टेप्स लगेंगे। तो एक आंसर तक पहुंचने में अगर हमें n स्टेप्स लग रहे हैं, यानी 3 स्टेप्स लग रहे हैं, तो 6 आंसर्स तक पहुंचने में 3 × 6। उसी लॉजिक की हेल्प से n फैक्टोरियल है हमारे टोटल आंसर्स, और एक आंसर तक पहुंचने में लग रहे हैं हमें n स्टेप्स, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल। अब बात करेंगे कोडिंग के अंदर एक बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसका नाम है n क्वींस। आई होप यहाँ पर हमारे जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चेस कभी ना कभी देखा होगा या फिर उसे खेला होगा। अब चेस की अगर बात करें तो चेस के अंदर एक हमारा कैरेक्टर होता है, एक पीस होता है जिसको हम नाम देते हैं क्वीन। क्वीन रानी होती है चेस में और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन है हमारी क्वीन पर बेस्ड। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा है कि हमें n/n का एक चेस बोर्ड दिया है। जैसे अगर हमें 5/5 का एक चेस बोर्ड दिया हो तो उसके अंदर 5 रोज होंगी और 5 ही कॉलम्स होंगे। तो इस तरीके से ये 5x5 का एक चेस बोर्ड बन जाएगा, और हमें जितने का चेस बोर्ड दिया है उतनी ही क्वींस दी है, यानी 5/5 के चेस बोर्ड के लिए हमारे पास 5 क्वींस होंगी। और हमें क्या करना है, सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रिंट करवाने हैं जहां क्वींस आर सेफ। क्वींस जहां पर सेफ होंगी वो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें प्रिंट करवाने हैं उस चेस बोर्ड के। अब चेस बोर्ड के ऊपर क्या होता है, हर एक पीस दूसरे पीस को काट सकता है और चेस बोर्ड से हटा सकता है। हर प्लेयर के खेलने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो क्वीन का भी अपना एक तरीका होता है कि वो कब किस कोटी को काट सके। तो क्वीन सारी की सारी किस तरीके से प्लेस्ड हो एक चेस बोर्ड पर कि वो सारी की सारी सेफ हो और कोई किसी को काट ना पाए, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें प्रिंट करवाने हैं। अब अगर एक चेस बोर्ड की बात करें, इमेजिन करते हैं कि हमारे पास जो चेस बोर्ड है वो 4x4 का है, क्योंकि 1x1, 2x2, 3x3 ये ऐसे चेस बोर्ड्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही क्वीन सरवाइव कर सकती है, एक से ज्यादा नहीं कर सकती। तो हमें आंसर देना है अपने 4x4 वाले चेस बोर्ड के लिए। अब उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कभी चेस खेला नहीं या फिर जिनको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है कि क्वीन किस तरीके से चलती है। हमारी जो क्वीन होती है, एक चेस बोर्ड अगर इमेजिन करें, अगर हमारी क्वीन यहां पर खड़ी है तो वो आगे वाले सारे प्लेयर्स को काट सकती है, पीछे वाले सारे प्लेयर्स को काट सकती है, यानी अपनी वर्टिकल लाइन में सारे प्लेयर्स को काट सकती है, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन में सारे प्लेयर्स को काट सकती है। इस तरीके से डायगोनली ऊपर या डायगोनली नीचे जाकर सारे प्लेयर्स को काट सकती है, या यहां से डायगोनली जाकर यहां वाले प्लेयर्स को काट सकती है। तो क्वीन जो है वो सारी की सारी 8 डायरेक्शंस में चल सकती है, आगे पीछे, लेफ्ट राइट। हमारा जो अपर राइट होता है अपर लेफ्ट होता है, लोअर राइट होता है लोअर लेफ्ट होता है। इन 8 की 8 डायरेक्शंस में, इनको हम नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ उस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हैं। तो सारी डायरेक्शंस में क्वीन जाकर किसी भी पीस को काट सकती है। तो अगर हमारी पहली क्वीन यहाँ थी और हमारी दूसरी क्वीन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, 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 इनमें से अगर किसी भी पोजीशन पर होती तो वो सेफ नहीं होती। इसीलिए हमारे लिए क्या हुआ, इस चेस बोर्ड पर अगर एक क्वीन यहाँ पर है तो ये सारी की सारी पोजीशंस हमारे लिए अनसेफ हो जाती हैं। तो क्वींस के लिए पॉसिबल जगह बचती है ये। तो हम अपनी क्वींस को अरेंज करेंगे इस चेस बोर्ड के ऊपर ताकि हमें पता हो कि हमारी सारी क्वींस जो हैं वो सेफ हैं, ठीक ठाक हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास 4 क्वींस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। इन चारों को हमें इस 4x4 के अपने चेस बोर्ड पर प्लेस करना है। तो हमारी अप्रोच कुछ इस तरीके से रहेगी कि हम पहली क्वीन को पहले कॉलम में कहीं पर प्लेस करेंगे, और जहां भी प्लेस कर दिया उस हिसाब से अगले कॉलम में दूसरी क्वीन को प्लेस करके कोशिश करेंगे, फिर उससे अगली क्वीन को, तीसरी क्वीन को तीसरे कॉलम में प्लेस करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ हम एक कॉलम में एक ही क्वीन को क्यों प्लेस कर रहे हैं, एक कॉलम में एक क्वीन को प्लेस करना मतलब इस पूरी लाइन में एक क्वीन को प्लेस करना, इस पूरी लाइन में एक क्वीन को प्लेस करना, क्योंकि यहां में से किसी भी पोजीशन पर अगर एक क्वीन हमारी प्लेस हो गई तो वो साइड वाली सारी की सारी क्वींस को मार सकती है। इसीलिए एक कॉलम में एक ही क्वीन आ सकती है। इस क्वेश्चन को हम रो वाइज भी सॉल्व कर सकते थे, यानी एक रो के अंदर एक क्वीन, एक रो के अंदर एक क्वीन। तो हमने सबसे पहले Q1 के लिए चेक किया कि Q1 को या क्या यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, क्या वो सेफ होगी। हाँ सेफ होगी, क्योंकि अभी चेस बोर्ड तो खाली है। तो यहाँ पर Q1 को प्लेस कर दिया। अब Q2 को प्लेस करेंगे अगले कॉलम के अंदर, यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ उसको खतरा है Q1 से, यहाँ पे खतरा है Q1 से इस डायरेक्शन में,
यहाँ पे कोई खतरा नहीं दिख रहा, तो Q2 को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद Q3 को प्लेस करेंगे थर्ड कॉलम में, यहाँ पर उसको खतरा है यहाँ से, यहाँ पर उसको खतरा है Q2 से, यहाँ पर उसको खतरा है Q2 से, और यहाँ पर भी उसको खतरा है क्वीन नंबर 2 से। तो Q3 को प्लेस करने की कोई पॉसिबल अरेंजमेंट हमारे पास नहीं है, कोई पॉसिबल तरीका नहीं है। तो Q3 जो है उसको प्लेस किया ही नहीं जा सकता इस पूरे के पूरे कॉलम के अंदर। इसका मतलब क्या है कि Q1 और Q2 की प्लेसमेंट खराब है, कि उनको इस तरीके से कर दिया कि बाकी क्वींस तो प्लेस ही नहीं हो सकती। तो अब हम यहां से बैक ट्रैक करेंगे, यानी वापस जाएंगे और Q1 Q2 का अरेंजमेंट चेंज करेंगे। Q1 Q2 का अरेंजमेंट चेंज करने के लिए सबसे पहले Q2 पर वापस जाएंगे। Q2 के केस में हम उसे यहां से हटा देंगे, मतलब ये वाली पोजीशन भी अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये खराब पोजीशन है, और Q2 को प्लेस कर देंगे इस पोजीशन पर। अब थर्ड कॉलम में दोबारा से Q3 को प्लेस करने निकलते हैं। तो Q3 को यहां पर प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि Q1 से खतरा है, पर यहां पर प्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहां कोई खतरा नहीं है। तो यहां पर Q3 को प्लेस कर दिया। अब Q1 Q2 Q3 तीनों प्लेस हो गए। अब Q4 को प्लेस करेंगे। Q4 को यहां नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि Q1 से खतरा है। Q4 को यहां प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि Q3 से खतरा है। Q4 को यहां नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि दोबारा Q3 से खतरा है, और Q4 को यहां नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि Q2 से खतरा है। इसका मतलब इस पूरे के पूरे कॉलम के अंदर Q4 को प्लेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, यानी ये अरेंजमेंट भी गलत है। यानी Q1 Q2 Q3 सही जगह नहीं है, तो उनको भी सही जगह सबसे पहले उनके सही ठिकाने लगाया जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस Q3 को यहां से हटाना पड़ेगा, मतलब ये भी सेफ जगह नहीं है। इस Q3 को क्या हम यहां पर प्लेस कर सकते हैं? यहां पर प्लेस नहीं कर सकते। क्या इसको यहां पर प्लेस कर सकते हैं? यहां पर भी प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि Q2 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, Q3 के लिए भी कोई अरेंजमेंट बचा ही नहीं। तो अब हम वापस Q2 के पास जाएंगे, Q2 से पूछेंगे क्या कोई इलाज है प्लेसमेंट का, पर Q2 बोलेगा मैं तो अपनी ऑलरेडी लास्ट प्लेस पर हूं, मेरे को तो और कोई चारा ही नहीं है, और कहीं मैं जा ही नहीं सकता सेफ प्लेस की तरफ। तो अब Q2 Q1 के पास जाएगा। तो Q1 को अब अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि Q1 को हमने यहां बिठा दिया, उसके बाद Q2 Q3 Q4 सेफ ही नहीं हो रहे किसी भी पोजीशन में, इसलिए Q1 को हटना पड़ेगा। और अब की बार Q1 को प्लेस करने के लिए ये जगह तो ठीक नहीं है, तो Q1 को यहां प्लेस कर देंगे। Q1 को जैसे ही यहां पर प्लेस किया, अब Q2 को प्लेस करेंगे। Q2 यहां नहीं प्लेस हो सकता, Q2 यहां नहीं प्लेस हो सकता, Q2 यहां नहीं प्लेस हो सकता, तो Q2 यहां आ जाएगा। Q2 जैसे ही लास्ट पोजीशन पर आया, अब Q3 की बारी है। Q3 को यहां पर प्लेस किया जा सकता है। Q3 को प्लेस कर दिया, अब Q4 को प्लेस करेंगे। Q4 को यहां नहीं प्लेस कर सकते, Q4 को यहां नहीं प्लेस कर सकते, Q4 को यहां प्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आया हमारे पास हमारा पहला पॉसिबल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, यहां पर हमारा Q1 है, यहां पर हमारा Q2 है, यहां पर हमारी Q3 है, और यहां पर हमारी Q4 है। अब ये चारों जो क्वींस है, ये इन पोजीशन में सबसे सेफ है। कोई भी क्वीन किसी भी क्वीन को काट नहीं रही है, सारे के सारे जो अपने पीसेस हैं वो सेफ जगह पर खड़े हैं। तो इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम स्टोर करवा लेंगे अपने रिजल्ट में। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1। अब इसके अलावा अगर देखते हैं, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें देखने पड़ेंगे क्योंकि सारी पॉसिबल हमें रिजल्ट निकालने हैं। तो ये पोजीशन तो हमने स्टोर करवा ली। अब इसको स्टोर करवाने के बाद कुछ और ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर हमने प्लेस कर लिया Q4 को। अब क्या करेंगे, Q4 को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ से हटाने के बाद Q4 को अब फोर्थ पोजीशन में प्लेस करने की कोशिश करते हैं। क्या Q4 यहाँ पर प्लेस हो सकता है? यहाँ पर प्लेस नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, Q3 की पोजीशन को चेंज करेंगे जाकर, क्योंकि Q4 के लिए तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने देख लिए हैं। अब Q3 को यहाँ से हटा देते हैं और Q3 को यहाँ पर प्लेस करने की कोशिश करते हैं। वो प्लेस नहीं हो सकता, यहाँ पर भी प्लेस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ Q2 आ गया, यहाँ पर भी प्लेस नहीं हो सकता। तो मतलब Q3 के लिए और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो Q3 के बाद जाएंगे अपने Q2 पर। Q2 ऑलरेडी हमारे फोर्थ रो के अंदर है, मतलब लास्ट में आ गया प्लेस होते होते, तो Q2 को भी और कहीं नहीं प्लेस कर सकते। अब Q1 को कहीं और प्लेस करेंगे। तो Q1 को कहीं और प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जाना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम में। यहां से भी हटा दिया, Q1 को प्लेस कर दिया यहां पर। अब Q2 को दोबारा सेकंड कॉलम में प्लेस करेंगे। Q2 को यहां प्लेस कर दिया, उसके बाद यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, Q3 हमारा यहां आ सकता है। अब Q4 की बात करें तो यहां नहीं आ सकता, लेकिन हमारा Q4 यहां आ सकता है। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट सिक्योर पोजीशंस जहां पर हम अपनी क्वींस को प्लेस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा रिजल्ट 2।
और आप इसके बाद Q1 को या फिर बाकी सारे अरेंजमेंट्स करके देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे इस क्वेश्चन के 2 ही सॉल्यूशन है, और वो दोनों सॉल्यूशंस है हमारे कुछ इस तरीके से। ध्यान से अगर याद करें तो ये था हमारा रिजल्ट 1 और यही था हमारा रिजल्ट 2। तो कुछ इस तरीके से 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में हम अपने क्वींस को प्लेस कर रहे होंगे। अब क्वींस को हमने प्लेस कर दिया है, हमने अप्रोच क्या डिस्कस करी है यहाँ पर? अप्रोच हमारी ये थी कि हम कॉलम वाइज जाएंगे, हर कॉलम में एक क्वीन को प्लेस करने की कोशिश करेंगे। पहले को प्लेस कर दिया तो अगली को प्लेस करेंगे, उससे अगली को प्लेस करेंगे, और हर बार क्वीन को प्लेस करने से पहले चेक कर लेंगे कि क्या उस क्वीन को वहां पर प्लेस करना सेफ है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? ये देखकर कि उस क्वीन की सारी जो 8 डायरेक्शंस हैं उनके अंदर कोई और क्वीन तो प्लेस नहीं है। अगर कोई और क्वीन प्लेस्ड हो गई तो फिर वहां क्वीन को प्लेस करना सेफ नहीं है, वहां से हम कर जाएंगे बैक ट्रैक। अब अपने n क्वींस के लिए एक सॉल्यूशन हमें लिखकर देना है कोड की फॉर्म में। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें सॉल्व करना है n क्वींस को, हमें हमारा n दिया हुआ है और हमें आंसर रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की फॉर्म में। यानी एक लिस्ट होगी, उसके अंदर और भी लिस्ट होंगी और लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग होंगी। तो आंसर हमारा कुछ ऐसा दिख रहा होगा। आंसर के अंदर हमारे पास पूरी एक लिस्ट होगी, जो हमारी बाहर वाली बड़ी लिस्ट है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर सारे बोर्ड्स को स्टोर कर रहे हैं, और एक जो उसके अंदर लिस्ट होगी वो रिप्रेजेंट करेगी एक बोर्ड को। तो इतना है हमारा एक बोर्ड। एक बोर्ड के अंदर जिस प्लेस पर क्वीन को स्टोर कर सकते हैं वहां पर क्यू लिखा होगा, और बाकी जो जगह खाली होंगी वहां पर होगा सिर्फ एक डॉट। तो ये है हमारी पहली रो, ये है हमारे बोर्ड की दूसरी रो, ये है बोर्ड की तीसरी रो, ये है बोर्ड की चौथी रो। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट बोर्ड के अंदर पहले खाली है, फिर क्वीन है, फिर खाली खाली। तो सबसे पहले आया डॉट क्यू डॉट डॉट, यहाँ पर आया डॉट 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 क्यू, तो डॉट 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 क्यू हमारे लिए आ गया। और इस तरीके से इस पूरे के पूरे बोर्ड के लिए हमारे पास ये पॉसिबल लिस्ट आ गई है, दूसरे बोर्ड के लिए हमारे पास ये पॉसिबल लिस्ट आ गई है। तो इसी तरीके से सारे बोर्ड्स को हमें स्टोर करवा लेना है एक बड़ी लिस्ट में। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले एक लिस्ट को हम डिफाइन कर लेते हैं जिसको हम भेज रहे होंगे। हम इस क्वेश्चन में सिर्फ फंक्शन को लिखकर देखेंगे, पूरे के पूरे कोड को नहीं लिख रहे हैं। मतलब n क्वींस को कैसे डिफाइन करना है हम उसकी बात नहीं कर रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हमने डिफाइन कर लिया, इसको कहेंगे ऑल बोर्ड। तो एक नई एरे लिस्ट को लिस्ट की फॉर्म में हमने क्रिएट कर लिया है। इसके अलावा एक बोर्ड नाम से बना लेते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी रहे इसलिए अपने बोर्ड को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नहीं बनाते, अपने बोर्ड को शुरुआत में बनाएंगे कैरेक्टर, 2D कैरेक्टर एरे हम डिफाइन करेंगे ताकि आसान हो क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एक 2D कैरेक्टर एरे, इसको हम नाम देंगे बोर्ड। तो ये है हमारा बोर्ड, चेस बोर्ड। इसको n क्रॉस n साइज का बनाएंगे। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, अपनी n क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब n क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला फंक्शन तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन लग नहीं रहा, तो हमें अलग से एक रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो रिकर्जन को, बैक ट्रैकिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे पब्लिक वॉइड, और इसको अपना हेल्पर फंक्शन कह देते हैं। हमारा हेल्पर फंक्शन हमारा रिकर्सिव फंक्शन होगा जिसके अंदर बैक ट्रैकिंग हम करेंगे। इस हेल्पर फंक्शन के अंदर क्या क्या पैरामीटर लेंगे, अपने बोर्ड को पैरामीटर लेंगे। तो कैरेक्टर, इसके अलावा हम दूसरा पैरामीटर लेंगे अपनी ऑल बोर्ड्स वाली लिस्ट को। तो इसको कर लेते हैं यहां से कॉपी। इसके अलावा हमें 1-2 पैरामीटर और लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो हम ये पैरामीटर लेंगे कि हम कौन से कॉलम पर चल रहे हैं, कि हमें क्वीन को जब प्लेस कराना है तो कौन से कॉलम पे प्लेस करा रहे हैं। तो रिकर्जन को पता होना चाहिए कौन से कॉलम की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसको यहाँ पर पैरामीटर की तरह ले लेंगे। और मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, कॉल करेंगे बोर्ड पास करके, ऑल बोर्ड्स पास करके, और उसके बाद पास करेंगे 0 एज आवर फर्स्ट कॉलम। तो अपने हेल्पर फंक्शन के अंदर अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपनी क्वीन को प्लेस करवाना शुरू करना है। तो अपने फर्स्ट कॉलम के अंदर हम एक एक करके सारी रोज पर जा रहे होंगे। कैसे जाएंगे, एक लूप लगाकर। रो जो है हमारी शुरुआत में है 0 और रो की वैल्यू कहां तक जाएगी, n तक। अब n क्या है, n है हमारे बोर्ड की लेंथ। अब बोर्ड ऑफ रो कॉमा कॉलम पर अपनी क्वीन को प्लेस करने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्या ये पोजीशन सेफ है क्वीन के लिए। तो अगर हमारी जो पोजीशन है, कौन सी पोजीशन, हमारा रो
कॉमा हमारा कॉलम अगर बोर्ड पर सेफ है तो उस केस में हम प्लेस कर देंगे क्वीन को वहां पर। कैसे प्लेस करेंगे? बोर्ड ऑफ रो कॉलम को हम बना देंगे क्यू, तो वहां पर कैरेक्टर क्यू को हम स्टोर करवा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अगली क्वीन को प्लेस करवाएंगे अगले कॉलम के ऊपर। तो यहां पर सेम हेल्पर फंक्शन को कॉल कर देंगे, हेल्पर के अंदर पास करेंगे बोर्ड, उसके अलावा हमारा ऑल बोर्ड्स, उसके अलावा हमारा कॉलम +1 कि अगले कॉलम में हमें प्लेस करवाना है क्वीन को। अब ये जो इस सेफ फंक्शन है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम बना रहे होंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। इस फंक्शन का काम होगा चेक करना कि क्वीन के लिए ये जगह सेफ है या नहीं है। अगर सेफ है तो उस केस में क्वीन को वहां पर प्लेस कर देंगे, अगले कॉलम के लिए नई क्वीन को बिठाने की जगह ढूंढेंगे। पर यहां से अगर हम वापस आ गए, मतलब एक बार हमने आगे के सारे पॉसिबल सॉल्यूशन को देख लिया कि वो ठीक है या गलत है, और उसके बाद हम वापस आए, तो हमें क्वीन को यहाँ से हटाना भी पड़ेगा। मान लीजिए आगे जाकर हमारे सॉल्यूशन गलत हो गए, तो वापस आते आते हमें पता चलेगा कि ये तो हमने गलत बिठा दिया इस क्वीन को यहाँ पर, तो उसको हटाना भी पड़ेगा। हटाएंगे कैसे? बोर्ड ऑफ रो कॉलम को बना देंगे डॉट। तो ये हमारा हेल्पर फंक्शन कंप्लीट हो गया, जिस फंक्शन के अंदर हम बैक ट्रैकिंग करेंगे और रिकर्जन करेंगे। अब हमें कंप्लीट करना है, अब हमें इसके अंदर एक हमारी बेस कंडीशन लिखनी है। बेस कंडीशन ये होगी, अगर हमारा जो कॉलम है वो n बन जाए, मतलब सारे कॉलम्स पर हमने क्वींस को बिठा दिया, तो उस केस में क्या करेंगे? अपने बोर्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कि कौन सी क्वीन कहां पर है, इसको ऑल बोर्ड्स के अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो इफ कॉलम इज इक्वल टू बोर्ड डॉट लेंथ, तो उस केस में सेव बोर्ड, बोर्ड को सेव करने के लिए बोर्ड को पास कर देंगे इस फंक्शन को, ऑल बोर्ड्स को पास कर देंगे, और यहां से हम कर जाएंगे रिटर्न। तो ये हमने हेल्पर फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब सबसे पहले लिखते हैं अपना इज सेफ फंक्शन। इज सेफ फंक्शन क्या करेगा? चेक करेगा कि सेफ है या नहीं है क्वीन को वहां पर बिठाना। तो पब्लिक, इसे करेंगे बूलियन टाइप का, अगर सेफ होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज सेफ, यहां पर हमारे पास पैरामीटर आएंगे, हमारी रो, हमारा कॉलम, उसके अलावा हमारा बोर्ड। अब यहां पर हमें 8 ही 8 डायरेक्शंस को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी इस तरीके से क्वीन के आसपास कोई प्लेस्ड है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन को चेक करने के लिए हमें सारे के सारे कॉलम्स पर एक एक करके जाना पड़ेगा। तो फॉर इंट j = 0, अगर किसी भी बोर्ड ऑफ रो कॉमा j पर ऑलरेडी कोई क्वीन बैठी हुई है, तो उस केस में यहां से रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स, कि क्वीन के लिए यहां पर बैठना सेफ नहीं है, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल रो के अंदर कोई और क्वीन ऑलरेडी बैठी हुई है। इसी तरीके से वर्टिकल चेक भी लगा लेते हैं। वर्टिकल चेक में क्या करेंगे? सारी की सारी अपनी रोज पर जाकर देखेंगे, एक एक रो के अंदर अगर किसी भी रो पर ऑलरेडी हमारी जो क्वीन है कोई और वो बैठी हुई है, तो वहां पर प्लेस करवाना सेफ नहीं है। तो इफ बोर्ड ऑफ i कॉमा कॉलम की वैल्यू q के इक्वल है, तो वहां से हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स को। अब इसके बाद बाकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं, यानी अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट। तो सबसे पहले चेक करेंगे अपने अपर लेफ्ट को। अपर लेफ्ट को चेक करवाने के लिए क्या करेंगे? हमें रो और कॉलम पता है, हमें क्या करना है? ऊपर बढ़ते जाना है। इसको थोड़ा सा अच्छे से विजुअलाइज हम कर लेते हैं। हमें रो और कॉलम पता है, मतलब हमें अपने चेस बोर्ड के अंदर यहां पर ये वाला अगर r, c पता है, तो अब हमें रो को भी एक एक कम करते जाना है। यहां पर क्या हुआ? रो हमारी बन गई r-1, कॉलम हमारा बन गया c-1। तो रो को भी एक एक कम करते जाना है, कॉलम को भी एक एक कम करते जाना है। इसी तरीके से अगर हम अपर राइट की बात करें, तो यहां पर क्या होगा? रो को एक एक कम करते जाना है, तो r हमारी r-1 बनेगी, उसके ऊपर हमारी बनेगी r-2, लेकिन कॉलम जो है उसको +1 करते जाना है। अगर लोअर लेफ्ट की बात करें, तो यहां पर रो को +1 करते जाना है और कॉलम को -1 करते जाना है।
और लोअर राइट की बात करें तो यहाँ पर रो को +1 करते जाना है और कॉलम को भी +1 करते जाना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा चारों डायरेक्शन में मूव करने का फॉर्मूला रहता है। तो अपर लेफ्ट के लिए कैसे कोड लिखेंगे? अपर लेफ्ट के लिए सबसे पहले हमारा जो रो है R, उसको शुरू करेंगे अपने ओरिजिनल रो की वैल्यू से। तो R हमारा आइटरेटर होने वाला है। उसके बाद लूप चलाएंगे जब तक हमारा जो C है, जो कॉलम से शुरू हो रहा है, जब तक हमारा C ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड जब तक हमारा R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तक हम क्या करेंगे? C को भी माइनस माइनस करते रहेंगे और R को भी माइनस माइनस करते रहेंगे। और अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा बोर्ड ऑफ RC हमारी क्वीन को प्लेस करवा रहा है तो वहां से हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स। ये अपर लेफ्ट के लिए हो गया। अब अपर राइट के लिए लिखें अगर, तो यहां पर R को दोबारा रो से शुरू करवाते हैं फॉर इंट C को दोबारा कॉलम से शुरू करवाते हैं। अब यहां पर क्या होगा? अपर राइट के अंदर हमारी रो डिक्रीज हो रही होगी लेकिन कॉलम इंक्रीज हो रहा होगा। तो जब तक कॉलम इंक्रीज होते होते बोर्ड की लेंथ से कम रहता है, तो कॉलम इज लेस देन बोर्ड की लेंथ एंड हमारी जो रो है दैट बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रो को माइनस माइनस करेंगे, कॉलम को प्लस प्लस करेंगे। सेम कंडीशंस को यहां कॉपी कर देते हैं। अब बात करेंगे अपने लोअर लेफ्ट की। तो लोअर लेफ्ट के अंदर क्या होता है? हमारी रो इंक्रीज होते जाती है, कॉलम डिक्रीज होते जाता है। तो R को दोबारा से रो से शुरू कर देते हैं फॉर इंट C इक्वल्स कॉलम। कॉलम जो है डिक्रीज होते होते जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं रहता और रो हमारी लेस देन बोर्ड लेंथ जब तक रहती है, रो को इंक्रीज करा देंगे, कॉलम को डिक्रीज करा देंगे। सेम कंडीशंस पेस्ट कर देंगे। अब आखिरी कंडीशन होगी हमारे लोअर राइट की। लोअर राइट के अंदर क्या होगा? कॉलम जो है वो इंक्रीज होगा, साथ के साथ रो भी इंक्रीज होगी। तो फॉर इंट C इक्वल्स कॉलम, जब तक कॉलम इंक्रीज होते होते लेस देन बोर्ड की लेंथ रहता है एंड रो भी लेस देन बोर्ड की लेंथ रहती है, तब तक हम कॉलम को इंक्रीज करते रहेंगे, रो को भी इंक्रीज करते रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी केस नहीं हुआ तो लास्ट में हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू कि हाँ इस क्वीन को यहाँ पर प्लेस करना सेफ है। यहाँ पर हमने 6 कंडीशंस लिख ली हैं। ये पूरी की पूरी लेफ्ट राइट दोनों के लिए है, ये पूरी की पूरी अप डाउन दोनों के लिए है। ये हमारा अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर राइट, 6 की 6 हमने कंडीशंस लिख ली हैं। अब हमने इस फंक्शन को तो कंप्लीट कर लिया, इस सेव बोर्ड फंक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। पब्लिक void save board, यहां पर हम अपना बोर्ड ले रहे होंगे और अपना ऑल बोर्ड्स ले रहे होंगे एज पैरामीटर्स। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जो हमारी रो को रिप्रेजेंट करेगी और एक लिस्ट बना लेते हैं स्ट्रिंग्स की जो कैसे रिप्रेजेंट करेगी हमारे बोर्ड को। अब क्या करना है? अब हमें लूप चलाना है अपने बोर्ड के ऊपर फॉर इंट I इक्वल्स 0i जब तक हमारा बोर्ड डॉट लेंथ से कम रहता है I प्लस प्लस। हर बार क्या होगा? हमारी रो अपडेट होती रहेगी। तो शुरुआत में रो की वैल्यू होगी एक एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर, उसके बाद एक एक करके हम अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। j इक्वल 0, j जब तक लेस देन बोर्ड ऑफ 0 डॉट लेंथ j प्लस प्लस। तो अगर किसी भी पोजीशन पर हमारा जो बोर्ड ऑफ ij है उसकी वैल्यू q के बराबर है, तो उस केस में तो हम क्या करेंगे? अपनी रो के अंदर सिंपली ऐड करवा देंगे q को, पर बाकी जहां पर वो q के बराबर नहीं है, मतलब वहां पर हमें डॉट लिखना है। तो डॉट लिखने के लिए प्लस इक्वल टू डॉट। तो कुछ इस तरीके से हमारी रो जो है वो इस लूप की हेल्प से कंप्लीट हो जाएगी। अपनी रो को हम बोर्ड के अंदर ऐड करवा देंगे। अब इसे हमने बोर्ड कहा है और यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर आ रहा है वो भी बोर्ड है, तो इसको हम न्यू बोर्ड का नाम दे देते हैं। तो न्यू बोर्ड के अंदर हम ऐड करवा देंगे अपनी रो को एंड फाइनली एंड में हम क्या करेंगे? अपने ऑल बोर्ड्स के अंदर ऐड कर देंगे अपने न्यू बोर्ड को।
यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या हुआ, अब बोर्ड में से एक एक करके हमने सारी रोज निकाली, सारी रोज को यानी 4 रोज को हमने ऐड कर दिया अपने न्यू बोर्ड के अंदर। अब इस टोटल न्यू बोर्ड को हमने उठाकर अपने ऑल बोर्ड्स के अंदर ऐड कर दिया। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है जिसको हमें करना पड़ेगा सारे बोर्ड्स को ऐड करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा सेव बोर्ड फंक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस कोड को रन करके देखना है। अपने फंक्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं। इस सेव के अंदर ये स्टेटमेंट ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर सी होना चाहिए था, यहाँ पर भी सी हमारे पास होना चाहिए, और यहाँ पर भी सी के साथ हम चेक करेंगे क्योंकि कॉलम तो एक फिक्स्ड वैल्यू है। साथ के साथ सेव बोर्ड की अगर बात करें तो वहाँ पर भी चीज़ें ठीक लग रही हैं। और फाइनली हम क्या करेंगे, अपने सॉल्व एन क्वीन से रिटर्न कर देंगे अपने सारे बोर्ड्स को। तो ये हमारे पास हमारा कोड जो है वो रन कर गया है। इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि सारे के सारे हमारे जो टेस्ट केसेस हैं वो पास कर रहे हैं या नहीं। तो सारे टेस्ट केसेस पास कर गए हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी एन क्वींस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास होती है n टू द पावर n। n टू द पावर n कैसे, क्योंकि चेस के बोर्ड के हर एक प्लेस पर हम n क्वींस को प्लेस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए बैक ट्रैकिंग के अंदर। साथ के साथ नीचे नोट्स में हमें और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिंक्स मिल रहे होंगे जिनको जाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि बैक ट्रैकिंग हमें अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हम जावा के और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं तो उनको आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।